नहीं नहीं मेरे छोटे भाई, मैं गलत था। देख मैं तुझसे बड़ा हूं। अगर बड़े भाई से कोई गलती हो जाए तो क्या छोटा उसे माफ नहीं कर सकता? क्या इतनी सी गलती के लिए तू मुझे मार ही डालेगा? माफ कर दे मुझे मेरे भाई, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे सकता हूं। तेजेंद्र ने डरते हुए कहा। ठीक है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। पुष्कर ने कुछ देर सोचते हुए कहा। कीमत की बात सुनते ही तेजेंद्र ने कुछ नहीं सोचा और अपने एक आदमी को आवाज लगाई। अरे राजू, यहां जल्दी। जी भाई। राजू नाम का आदमी तेजी से दौड़ता हुआ तेजेंद्र के पास आया। अभी अपने पास कितना पैसा पड़ा होगा? तेजेंद्र ने राजू से पूछा। भाई सब कुछ मिलाकर 4 लाख के आसपास है, राजू ने कहा। जल्दी से मेरा बैंक कार्ड इस भाई को दे दो। तुमने जो उसके दोस्तों को चोटें पहुंचाई हैं ये उसका हर्जाना है, तेजेंद्र ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा था। राजू ने कार्ड का पिन नंबर बताते हुए पुष्कर के हाथ में दे दिया और फिर तेजेंद्र ने राहत की सांस ली। मगर बात अभी खत्म नहीं हुई थी। पुष्कर ने कार्ड जेब में रखा और कहा, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन यह मत समझना कि तुम बच जाओगे। तुम्हें कितने समय तक अस्पताल बेड पर पड़े रहना होगा वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। यह सुनते ही तेजेंद्र की आंखें पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई और उसने फिर से एक बार नीचे ढलान की ओर देखा। तेजेंद्र अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अगर वो यहां से नीचे गिर गया तो उसकी कितनी हड्डियां टूटेंगी। भाई प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझे बता दो, भला मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तेजेंद्र ने डरते डरते पुष्कर से कहा। शांत हो जाओ नाग बाबा, ये माफी मांग रहा है, इसे जिंदा छोड़ देते हैं। आप गुस्सा थूक दो। पुष्कर ने दबी आवाज में काले सांप से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन नाग बाबा का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अचानक ही पुष्कर की जोरदार लातें तेजेंद्र की गाड़ी पर बरसने लगी। पास में खड़ा राजू भी देखकर शॉक हो गया था कि पैसे लेने के बाद भी यह लड़का तेजेंद्र पहलवान को मारने पर तुला हुआ है। पागलों की तरह पुष्कर तेजेंद्र की गाड़ी पर लातें मारता जा रहा था। इस समय तेजेंद्र की चीखें पूरे हाईवे पर गूंज रही थी। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, अरे कोई तो बचाओ। तभी एक गाड़ियों का काफिला वहां आ पहुंचा और उस काफिले के आगे चलने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर जैसे राजू की जान में जान आ गई। वो मुस्कुराया और भागकर उस गाड़ी के पास गया। माजिद भाई, ये देखो, ये लड़का तेजेंद्र भाई की जान लेने पर तुला हुआ है। हमने इसे पैसे भी दे दिए मगर ये तेजेंद्र भाई को छोड़ ही नहीं रहा है। राजू भागता हुआ गया और माजिद की गाड़ी से बाहर निकलते ही उससे शिकायती लहजे में बोला। माजिद गाड़ी से बाहर निकला और उसने चारों ओर देखा। उसे देखते ही जैसे तेजेंद्र के सभी आदमियों की जान में जान आ गई थी। उन्हें लगा जैसे उनका भगवान आ गया है और वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लंबा सूट पहने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माजिद चारों ओर घूर कर देख रहा था। क्या कर रहे हो तुम लोग? माजिद ने सभी के हाथों में हथियार देखकर राजू से पूछा। माजिद भाई, वो उस लड़के को देखो, आज इसने हमें जान से मारने की कसम खा ली है, छोड़ ही नहीं रहा है, राजू ने पुष्कर की ओर इशारा करते हुए कहा। माजिद 2 कदम आगे बढ़ा और उसने पुष्कर को ध्यान से देखा और फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारा नाम पुष्कर है? हां, पुष्कर ने कहा। माजिद भाई, क्या आप इसे जानते हैं? राजू ने माजिद से पूछा और उसका इतना कहना था कि माजिद ने अपने उल्टे हाथ का एक झापड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। क्या तुम लोग अंधे हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पुष्कर भाई को हाथ लगाने की? माजिद ने चिल्लाते हुए राजू से कहा। राजू भी थप्पड़ लगते ही सकपका गया था, पर इससे ज्यादा सरप्राइज वो इस बात से था कि माजिद भाई पुष्कर को कैसे जानते हैं, और तो और वो उसे भाई कहकर बुला रहे हैं। हरीश प्रधान शहर का नामी गैंगस्टर था और उसके अंडर में ही माजिद काम करता था, जिसके अंडर में 4-5 जिले आते थे। मगर तेजेंद्र के पास सिर्फ यही हाईवे था जहां सारे गैर कानूनी काम वो ही देखता था। तेजेंद्र जब भी माजिद को देखता था तो वो कुर्सी पर बैठने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था और हमेशा साइड में खड़ा रहता था। पुष्कर भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे चाहे जो सजा दे दो मगर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजू चिल्लाते हुए पुष्कर के पास भागा, लेकिन पुष्कर ने उसे इग्नोर करते हुए माजिद से पूछा, क्या तुम्हें प्रभाकर महेंद्रू ने भेजा है? हाँ छोटे भाई, मुझे मिस्टर महेंद्रू ने ही आपको लेने के लिए भेजा है। मेरा नाम माजिद है, माजिद ने आगे बढ़ते हुए कहा।
अगर अभी आप फ्री हैं तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? माजिद ने पुष्कर से कहा। पुष्कर ने गर्दन हिलाई और माजिद के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया और फिर बिना पीछे देखे वो दोनों गाड़ी में चले गए। तेजेंद्र और उसके आदमी बस देखते ही रह गए। चलो रे, तेजेंद्र भाई को बाहर निकालो, जान बच गई है, राजू ने बाकी आदमियों से कहा और तेजेंद्र को गाड़ी से बाहर निकाल, जो कि अभी भी शौक में था। गाड़ी के अंदर माजिद पुष्कर को घूर घूर कर देख रहा था। वो पुष्कर के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था, मगर पुष्कर चुपचाप गाड़ी के बाहर ही देखता रहा और फिर कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर प्रवेश कर गई। गाड़ी बंगले के अंदर प्रवेश करते ही माजिद की नजर एक लाल गाड़ी पर पड़ी, जो कि अजीब से तरीके से गार्डन में पार्क की गई थी, जिस वजह से गार्डन के कई पौधे उसके नीचे दबकर अपना दम तोड़ चुके थे। मिस्टर पुष्कर, मैं भी 2 मिनट में आया, ये कहते हुए माजिद ने गाड़ी रोकी और उतरकर उस ओर चला गया। पुष्कर ने अपनी घड़ी देखी और कहा, प्लीज जल्दी करिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जी बस कुछ देर, माजिद ने कहा और उसने गाड़ी से उतरते ही कुछ गार्ड्स को बुलाया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। कुछ ही देर में 2 गार्ड्स पुष्कर को लेने आए और उसे अंदर हॉल में ले गए। पुष्कर के सामने चाय और कुछ स्नैक्स लाकर रख दिए गए थे और 2 नौकर उसे कुछ ही दूरी पर खड़े थे। लेकिन पुष्कर हॉल के चारों ओर देख रहा था और हॉल की दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी, जो कि एक कोने में रखा हुआ था, और अचानक ही पुष्कर के कदम उस कोने में रखे हुए पत्थर की ओर खींचे चले गए। पुष्कर ने वो पत्थर हाथ से उठाया। ओह, इस पत्थर में तो एक अजीब सी एनर्जी है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। पुष्कर के अंदर से आवाज आई। अचानक ही एक म्यूजिक की धुन पुष्कर के कानों में पड़ी और वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। पुष्कर ने देखा कि बाहर एक बहुत ही सुंदर और इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की बैठी है और कुछ गुनगुना रही है, जो बहुत ही उदास करने वाला गीत है, जो कि किसी की याद में गुनगुनाया जाता है। अचानक ही उस लड़की को भी एहसास हो गया कि कोई उसे छुप कर देख रहा है, इसीलिए उसने भी पलट कर देखा। हल्की सी चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमकने लगा। मेघा जब से उदास थी, जब से उसे उसकी दादी की बीमारी के बारे में पता चला था, इसलिए वो अकेली बैठकर गुनगुना रही थी और अब अचानक ही उसे अपने घर में एक नई शक्ल दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो गई थी। पुष्कर को देखकर मेहिका अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसकी ओर बढ़ी चली गई और पुष्कर के पास जाकर उसने पूछा, क्या तुम्हें इस म्यूजिक की कुछ नॉलेज है? हाँ, थोड़ी बहुत है, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? तो तुमने म्यूजिक की पढ़ाई की है? ये तुमने कहां से सीखा? मेघ ने तपाक से पुष्कर से पूछा। नहीं, मैंने इसकी कोई पढ़ाई नहीं की है, पुष्कर ने कहा। ओह, आई अंडरस्टैंड। वैसे तुम पुष्कर हो ना? मेरा नाम मेहिका है, मेहिका ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। मेहिका के दादाजी ने उसे पहले ही पुष्कर के बारे में बता दिया था और उससे कहा था कि पुष्कर के हाथों में कोई जादुई शक्ति है। अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? तभी एक आवाज आई, जो एक लड़के की थी। वो मेहिका का कजन ब्रदर था और उसने अपने बाल अजीब से कलर से रंगे हुए थे। मुंह में च्युइंगम चबाते हुए वो उसी ओर चला आ रहा था। अरे हर्षद, तुम यहां? मेहिका ने उससे कहा। ये लड़का कौन है? ये तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? हर्षद ने पुष्कर की ओर देखकर कहा। इसका नाम पुष्कर है, मेहिका ने हर्षद से कहा। ओह, तो यही है वो जो दादी जी की बीमारी को ठीक करने के लिए बुलाया गया है? अरे, इसके तो दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे, ये क्या ही कर पाएगा? हर्षद ने पुष्कर की मजाक उड़ाते हुए कहा। पुष्कर ने हर्षद को कुछ नहीं कहा, बस वो उसकी शक्ल को ध्यान से देखता रहा। तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो हर्षद, अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ, मेहिका ने हर्षद से कहा। अरे यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई, हर्षद ने जोर से हंसते हुए कहा। पुष्कर ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था कि हर्षद इतने अमीर परिवार से है तो उसमें घमंड होना लाजमी है। उसकी बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा पागल है, हर्षद के जाते मेहिका ने पुष्कर से कहा। कोई बात नहीं, पुष्कर ने भी मुस्कुराते हुए मेहिका से कहा और इतना कहने पर पुष्कर ने हाथ में लिया हुआ वो पत्थर वापस उसी की जगह पर रख दिया। लेकिन उसे ऐसा करते हुए हर्षद ने देख लिया। अरे, तुमने ये पत्थर अपनी जगह से क्यों उठाया? क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी घर पर जाकर वहां रखी हुई चीजों को नहीं छेड़ा करते? हर्षद ने चिल्लाते हुए कहा। अब बहुत हुआ हर्षद, तुम जाओ यहां से और दादी का ख्याल रखो।
मेहका ने हर्षद को डांटते हुए कहा, हेलो मिस्टर पुष्कर, तुम्हें इंतजार कराने के लिए सॉरी ब्रदर। तभी एक आदमी उसी ओर चलता हुआ आया और उसने पुष्कर से आकर कहा, मेरा ही नाम प्रभाकर महेंद्रू है, मैंने ही तुम्हें यहां आने के लिए फोन किया था। पुष्कर ने देखा कि जैसे ही प्रभाकर आया था तो हर्षद भी चुपके से एक कोने में खड़ा हो गया था और मेहिका भी पुष्कर से 2 कदम पीछे हट गई थी। पापा, मेहिका ने कहा, पेशेंट कहां है, मुझे उनके पास लेकर चलिए। पुष्कर ने मेहिका की बात को बीच में ही काटते हुए प्रभाकर से कहा, ओह, तुम्हारे अंदर सचमुच एक डॉक्टर का दिल है जो हमेशा पेशेंट के बारे में ही सोचता है। चलिए चलिए, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूं, प्रभाकर ने कहा। मेहिका ने सोचा था कि उसके पापा के आते ही पुष्कर हर्षद की शिकायत उनसे जरूर करेगा, मगर पुष्कर ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो चुपचाप प्रभाकर के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते पुष्कर एक बरामदे में पहुंचा जहां उसने महसूस किया कि बहुत तेज ताजे खून की महक आ रही थी। यह महक खून की उल्टी की नहीं थी, बल्कि ताजे खून की थी। कुछ ही देर में पुष्कर उस कमरे में पहुंच गया जहां मिस्टर आनंद महेंद्रू अपनी बीवी के पास बैठे हुए थे। अरे, ये बच्चा कौन है? क्या यही है जिसके बारे में मिस्टर प्रभाकर बात कर रहे थे? इसकी तो अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई है। क्या ये मिसेस महेंद्रू को ठीक कर पाएगा? मिसेस महेंद्रू के पास ही मौजूद 2 नर्स ने पुष्कर को देखते ही कहा। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि प्रभाकर एक बच्चे को वहां लेकर आ जाएगा। वहां और भी कई डॉक्टर्स और वैद्य मौजूद थे जो बाहर वेट कर रहे थे। पुष्कर को भी उनके साथ ही ले जाकर बैठा दिया गया। उनमें से कोई भी पुष्कर को देखकर उससे बात नहीं कर रहा था। क्या पुष्कर मेहिका की दादी को ठीक कर पाएगा? क्या था उस पत्थर में जो पुष्कर ने देखा था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी।